हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म को स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द किडनीज फंक्शन। किडनी के फंक्शंस को यानी वृक्क के कार्यों का हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है। देखें, आरबीएससी के अंदर ज़्यादा इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं है। यह टॉपिक आपका प्योरली काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोनल रेगुलेशन प्योरली एनसीईआरटी से उठाया है मैंने, ठीक है ना, क्योंकि अपने को नीट या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना है तो उसके लिए सारी चीज़ें स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं हम हार्मोनल रेगुलेशन या कंट्रोल की। तो देखिए, सबसे पहले तो सिंपल सा हेडिंग है आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट का मतलब क्या होता है? पुनर्भरण परिपथ। पुनर्भरण परिपथ का मतलब क्या होता है कि भाई हम देखें तो फीडबैक इनहिबिशन का मतलब होता है कि उत्पन्न होने वाला जो कारक है वो जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का क्या करता है? विरोध करता है। तो फीडबैक तो आपको अच्छी तरीके से पता है। देखें, यहां पर किडनी के फंक्शन को किन किन प्रोसेस से, किन किन हार्मोन से रेगुलेट किया जाता है। फर्स्ट आ जाता है आपका प्रतिमूत्रल हार्मोन के द्वारा नियंत्रण, सेकंड आ जाता है आपका जेजीए के द्वारा नियंत्रण और थर्ड आ जाता है आपका एएनएफ के द्वारा नियंत्रण। यहां पर देखिए, इस स्लाइड के अंदर मैं आपको खाली इन तीनों का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि प्रतिमूत्रल हार्मोन क्या है। प्रतिमूत्रल हार्मोन को आप कहते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होता है बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, है ना। तो आप कह सकते हैं डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट आप कह सकते हैं, यानी डीसीटी से दूरस्थ कुंडलित नलिका से जल के अवशोषण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस में जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो डीसीटी में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे के मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे बाद में, नेक्स्ट स्टेप में। बेसिक सी बातें आपको बता रहा हूं। दूसरा आ जाता है जेजीए। अब देखो, एक्चुअल में जेजीए क्या है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए जेजीए की। मैंने आपको दो टाइप के नेफ्रॉन्स बताए थे, याद हो तो बताए थे ना? कौन कौन से थे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। उसी से रिलेटेड टर्म आपको यहां पर मिल जाती है। जेजीए का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से एक मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन या एंजाइम जो है वो सिक्रेट होता है, जिसको हम कहते हैं रेनिन। अब देखें, एक रेनिन ये है, एक रेनिन आपके स्टमक में भी होता है ना, जो मिल्क प्रोटीन या दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैं बिंदु जो है इसी के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ कि जेजीए एक एंजाइम को सिक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं? रेनिन। और जो स्टमक से सिक्रेट होता है, स्टमक की पैप्टिक सेल, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैप्टिक सेल से सिक्रेट होता है RENNIN, रेनिन। ये RENN है, ये है RENIN। तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको कि यहाँ पर दो तरह के रेनिन होते हैं। एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से भी रेनिन का सिक्रेशन होता है। और ये जो रेनिन है आपका, ये बॉडी फ्लूइड या ब्लड की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखें, मैंने आपको एडीएच का फंक्शन बता दिया। क्या होता है भैया?
मैंने आपको जेजीए का फंक्शन बता दिया, और थर्ड जो है आपका वो आ जाता है आपका एएनएफ। एएनएफ की फुल फॉर्म क्या होगी? नाइट्रियोरेटिक नाइट्रियोरेटिक फैक्टर या नाइट्रियोरेटिक फैक्टर आप कह सकते हैं इसको, एट्रियो कह दीजिए आप, एट्रियो नाइट्रियोरेटिक फैक्टर ANF की फुल फॉर्म। कहां से सीक्रेट होता है? तो सीक्रेट फ्रॉम वॉल ऑफ एट्रियम, आलिंद की भित्ति से स्त्रावित होने वाला है, ठीक है ना। आलिंद की भित्ति से स्त्रावित होने वाला कारक है जो आपके ब्लड प्रेशर को या फिर बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको बैलेंस करवाने में क्या करता है? हेल्पफुल। तो किडनी के जो फंक्शंस हैं वो इन 3 अलग अलग विधियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक आपका ADH हार्मोन के थ्रू, दूसरा आपका JGA के थ्रू, और तीसरा आपका ANF के थ्रू। अब देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर आपका आ जाता है फर्स्ट कंट्रोल बाय ADH। कंट्रोल बाय ADH। ADH से कंट्रोल कैसे होता है? देखें बेटा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपको पता है क्या करता है? DCT में, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब वहां तक जाने से पहले आप सिंपल से छोटी छोटी 2-3 बातें ध्यान में रखें। हमारी बॉडी में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स। और ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं? है ना, परासरण ग्राही जिसको कहते हैं। परासरण ग्राही। अब देखिए, ऑस्मो रिसेप्टर या परासरण ग्राही क्या करते हैं? शरीर के द्रव की या रक्त की परासरणीय सांद्रता में जब कोई भी परिवर्तन आता है तो ये एक्टिवेशन होता है, इनका एक्टिवेशन होता है, ठीक है ना। तो ये किसके सेंसिटिव होते हैं? सेंसिटिव फॉर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। यानी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज होगी, ये उसके बेस पर एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, सारा मैकेनिज्म। अब देखें, हम मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। यहां पर कोई थ्योरी नहीं है बेटा, मैं सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, इस फ्लो चार्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंडीशन है आपकी डाईयूरेसिस की। अब ये क्या है डाईयूरेसिस? डाईयूरेसिस को बोलते हैं हम अतिमूत्रलता। अतिमूत्रलता का मतलब होता है कि जब यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होने लग जाए, उसके अंदर वाटर का अमाउंट क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में? अतिमूत्रलता, ठीक है ना। क्या कहेंगे? अतिमूत्रलता। अब डाईयूरेसिस वाली कंडीशन में होता क्या है? डाईयूरेसिस वाली कंडीशन में मोर यूरिन एक्सक्रीट, मोर यूरिन एक्सक्रीट, अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग होता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग। जब अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग होगा तो उस कंडीशन में मूत्र में जल का अमाउंट कह सकते हैं, जल का जो आयतन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी अधिक मात्रा में जल यूरिन के साथ में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जल का अवशोषण क्या हो गया? कम हुआ। इसीलिए तो जल यूरिन में क्या हुआ? ज्यादा हुआ। जब मोर यूरिन एक्सक्रीट, या फिर आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूरिन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या हो गया भैया? आपका इंक्रीज हो गया है। आप कह सकते हैं डाइल्यूटेड यूरिन हो गया है। यूरिन कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया, उसके अंदर वाटर का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। इस कंडीशन में आपके जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। क्यों हुए? क्योंकि इस कंडीशन से आप कह सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, शरीर द्रव का जो आयतन है,
वो कम हो जाएगा। शरीर द्रव का आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रीजन, क्योंकि इस बॉडी फ्लूइड में से अधिक मात्रा में जो वाटर था वो वाटर का यूरिन के साथ में बाहर निकल रहा है। यूरिन के साथ में बाहर निकल रहा है तो शरीर द्रव का आयतन क्या हुआ? कम हुआ। आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड, रुधिर का आयतन भी क्या हो जाएगा? कम होगा ना, रुधिर का आयतन भी कम। और रुधिर का आयतन अगर कम होगा तो आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इन सारी कंडीशन की वजह से कौन एक्टिवेट हो जाएंगे? आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। ठीक है ना? सिंपल सी बात बेटा, समझ में आई आपको? मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, सीधा एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसलिए आप फ्लो चार्ट से ध्यान में रखेंगे इन चीजों को, ताकि ये चीजें आपकी कंपटीशन एग्जाम में कहीं आप इससे डिफिट नहीं खाओगे। ठीक है ना? डायूरेसिस वाली कंडीशन में क्या हुआ? डायूरेसिस वाली कंडीशन में बॉडी से बहुत ज्यादा मूत्र का त्याग होता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मूत्र का आयतन है वो बढ़ गया, मूत्र की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई, यानी डाइल्यूट हो गया यूरिन, है ना? अब क्या हुआ कि इसकी वजह से आपका जो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, आयतन, शरीर के द्रव का आयतन कम हो गया, रुधिर का आयतन कम हो गया, और इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इन सारी कंडीशन से जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स थे वो क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। अब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होके करेंगे क्या? ये ऑस्मो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट होके आपका जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसको इंड्यूस करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, या फिर आप पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना? तो आप ध्यान में रखें कि मैं यहाँ पर सीधा सा लिख रहा हूं इंड्यूस न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाले को ये क्या करेगा? सक्रिय करेगा। जैसे ही ये सक्रिय होगा, यहां से एक हार्मोन आपका सिक्रेट होता है जिसको आप कहते हैं ADH। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है ना? क्या है? वैसोप्रेसिन। तो आप इसको कह सकते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। जैसे ही वैसोप्रेसिन क्या होगा? सिक्रीट होगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन वाटर इन DCT। DCT में जल के अवशोषण को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे ही जल का अवशोषण बढ़ेगा आपका, जैसे ही जल का अवशोषण बढ़ गया, क्या होगा? वो जल कहाँ जाएगा? आपका बॉडी फ्लूइड और ब्लड के अंदर। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड है, शरीर द्रव का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज होते ही आपका जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड ये भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जैसे ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपका इंक्रीज हुआ तो इस कंडीशन में जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी वापस क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो आपका डाउन हो गया था ना, वो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे ही देखो वापस ना कि नेगेटिव फीडबैक आपको समझना है तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि यहां पर हुआ क्या था कि जो बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हुआ, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। इसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेटर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने किसको इन्फॉर्म किया था? न्यूरोहाइपोफाइसिस को इन्फॉर्म किया था, और ADH और वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन हुआ।
और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है डीसीटी के अंदर वो क्या हुआ, बढ़ा। अब क्या होता है, जैसे ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड और वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हुआ, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो इनकी वजह से क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो ये यहां पर क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। अब फर्दर क्या हुआ, जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर आपके इनएक्टिवेट हुए, फर्दर क्या होने लग जाएगा, वापस यूरिन का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। तो वापस जैसे ही बॉडी फ्लूइड आपका एक रेंज से नीचे चला जाएगा, फर्दर ये एक्टिवेट, इस तरीके से ये उस ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में एक पॉइंट आपको और बता देता हूं कि एडीएच जो है वो आपका एक तरीके का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है। एडीएच क्या है, एक तरीके का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्टर। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, वाहिनी संकोचक। वाहिनी संकोचक कौन सी वाहिनी को संकुचित करता है, ये रुधिर वाहिनियों को संकुचित करने का भी काम करता है। और जब रुधिर वाहिनियां संकुचित हो जाएंगी, जब रुधिर वाहिनियां संकुचित होंगी तो उससे भी क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है ये क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये तो थी बात किसके बारे में, फर्स्ट आपका कंट्रोल्ड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका जेजीए, ठीक है ना, जेजीए के द्वारा नियंत्रण। अब देखिए जेजीए के द्वारा जब आप नियंत्रण स्टडी करते हो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जेजीए का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है भैया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ध्यान से समझना। मैं यहां पर इसका फॉर्मूला और डायग्राम से आपको समझा देता हूं कि जेजीए क्या होता है। इन शॉर्ट, जेजीए इज इक्वल टू जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्लस मैक्यूला डेंसा प्लस लेसिस सेल। ये तीन तरह की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा और लेसिस सेल। ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का निर्माण करती है। ये कहां होता है, चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये आपका बाउल शेप स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इसको, बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस की एफरेंट और ये हो गई इफरेंट, ये एफरेंट है ना, और ये इफरेंट, और ये आकर यहां आपके इस तरीके से एक नेटवर्क का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। अब ध्यान से समझना, डीसीटी कॉइल्ड होके अभिवाही और अपवाही धमनिका की रेखित पेशियों की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के संपर्क में रहती हैं, और यहां जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को आप कहते हैं जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। यानी डीसीटी कॉइल्ड रहती है, तो यहां से जो डीसीटी है आपकी, ये डीसीटी जो डीसीटी है आपकी, ये डीसीटी कुछ इस तरीके से इसके कांटेक्ट में आती है। ये डीसीटी है, और डीसीटी के अंदर ये इसकी नॉर्मल सी आपकी क्या हो गई, सेल्स हो गई, एंडोथेलियम एपिथेलिया की जो सेल्स हैं वो। और साथ में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स आपको कहाँ मिलेगी, डीसीटी के अंदर मिलेगी। ये डीसीटी की स्पेशल सेल्स हैं। क्लियर। और जो आपके एफरेंट और इफरेंट ब्लड वेसल्स हैं, एफरेंट और इफरेंट ब्लड वेसल्स के रेखित पेशियों की वे विशिष्ट कोशिकाएं
जो डीसीटी के साथ में कांटेक्ट में रहती हैं, ये जो मैं ग्रीन कलर के अंदर आपको बनाकर बता रहा हूं, ठीक है ना, ये जो सेल्स हैं आपकी, इन सेल्स को बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्या है ये है आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्या है ये? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा और लेसिस सेल तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का। तो ये हो गई आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिख रही हैं, ये वाली सेल्स आपकी कौन सी हैं? ये है आपकी मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा। और एट लास्ट आपकी बची गई जो लेसिस सेल है, वो लेसिस सेल कहां होती है? ये यहां पर, ये जो मैं राउंड राउंड शेप में यहां बता रहा हूं ना, ये आपकी सारी की सारी क्या है? ये है लेसिस सेल, लेसिस सेल। तो आपको यहां पर बात एक ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमको यहां पर मतलब इसी से है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से ही मतलब है, बाकी कोई काम के नहीं। लेकिन कभी आपके आ जाए कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कितने टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है, कितने प्रकार की कोशिकाओं से? 3 प्रकार की कोशिकाओं से। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है आपकी, मैक्यूला डेंसा है, और तीसरी लेसिस कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं? लेसिस कोशिकाएं। तीनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जेजीए का निर्माण कर रही है। अब मैकेनिज्म के ऊपर आ जाते हैं कि जेजीए जो है, जेजीए के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है। तो देखें, ये रही आपकी किडनी, ठीक है ना, और किडनी के अंदर होता है आपका जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इस जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से किसका सिक्रेशन होता है? रेनिन का सिक्रेशन होता है। तो ये मैंने ले लिया यहां पर रेनिन, ठीक है। अब होता क्या देखो कि कौन सी कंडीशन है? ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, यानी जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, यानी वही अभी जो मैंने आपको एडीएच वाली कंडीशन बताई, वो कि जब यूरिन के साथ में वाटर ज्यादा जा रहा है तो उसकी वजह से बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया, आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, बीपी जो है वो डिक्रीज हो गया। आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी यहां पर क्या हो गया? आपका डिक्रीज हो गया। और जो आपका यूरिन है, यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, डाइल्यूशन हो गया यूरिन का। इन तीनों कंडीशन में आप कह सकते हैं कि किडनी के जेजीए से रेनिन का क्या होगा? रेनिन का सिक्रेशन होगा। और जब रेनिन का सिक्रेशन होगा तो यह रेनिन क्या करेगा? यह रेनिन करेगा लीवर से एक प्लाज्मा प्रोटीन सीक्रेट होती है, विच इज कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन। कौन सी है? एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन में कितना? 453 अमीनो एसिड्स, कितने? 453 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं ये? तो देखें, ये जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में, आपका इनएक्टिव है, कोई काम का नहीं है हमारे, लेकिन ये आके फर्दर हमको एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड देगा। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? रेनिन। रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, विच इज 10 अमीनो एसिड लॉन्ग, जिसमें केवल और केवल कितने अमीनो एसिड? 10 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, यह आपका किससे? एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने वाला है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच सिक्रेटेड बाय द लंग्स। देखो यहां पर जो मैकेनिज्म है कंट्रोल या रेगुलेशन तो किडनी का हो रहा है, लेकिन इसमें लीवर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें लंग्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेन और जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हार्ट है वो भी यहां पर काम कर रहा है। तो देखें, किडनी से जेजीए का सिक्रेशन हुआ, जेजीए ने रेनिन को सिक्रेट किया, इस रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है आपका, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है,
इस एंजियोटेंसिन सेकेंड से क्या होने वाला है, तो ये एंजियोटेंसिन सेकेंड आपका क्या करेगा, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो क्या करेगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ता है, तो देखिए यहां पर इसके 3 फंक्शन है। एक तो ये एक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, एक ये आपका एक्ट करता है आपकी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एक एक्ट करता है आपका हाइपोथैलेमस के ऊपर। ठीक है ना, कैसे एक्ट कर रहा है, देखो एंजियोटेंसिन सेकेंड की प्रेजेंस में एक एक स्टेप अपन लेकर चलते हैं। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है आपका वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और ये एल्डोस्टेरोन जो है ये आपका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है NaCl के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो NaCl का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा। जब सॉल्ट आपका कहाँ आएगा, ब्लड के अंदर आएगा, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्या होगा, थ्रस्ट बढ़ेगी। थ्रस्ट बढ़ेगी तो हम पानी पिएंगे तो फर्दर आपकी जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, बैलेंस। तो इसकी वजह से हाइपोथैलेमस को इंड्यूस किया जाता है, जो थ्रस्ट और ड्रिंकिंग ऑफ वाटर की वजह से आपके ब्लड प्रेशर को वापस क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एलिवेट कर देता है। साथ ही में मैंने आपको बताया कि जो आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी करता है काम। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, रुधिर वाहिनियां संकुचित, और रुधिर वाहिनियां संकुचित होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी आप देखें एक एक स्टेप में लेंगे तो तीनों चीजें आ जाएंगी। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, इंड्यूस, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट हुआ, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट हुआ तो आपका NaCl जो है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। आपने यहां पर कह दिया साल्ट और वाटर का क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। ठीक है ना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। दूसरी कंडीशन में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हाइपोथैलेमस को इंड्यूस किया तो थ्रस्ट और ड्रिंकिंग, यानी प्यास बढ़ी तो पानी पिया तो बॉडी के अंदर वाटर गया, और इस वाटर ने क्या किया, आपके वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड को, दोनों को क्या किया, इंड्यूस किया, बढ़ा दिया, जिससे ब्लड प्रेशर भी आपका क्या हो गया, हाई हो गया। ये थी बात किसके बारे में, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा नियंत्रण के बारे में। और एट लास्ट आपका आ जाता है थर्ड, जिसे हम कहते हैं ANF। ANF का मैकेनिज्म छोटा सा और सिंपल सा है, 2 लाइन का मैकेनिज्म है, आप समझिएगा कि ANF जो है, सबसे पहले तो ANF का नाम आपको पता ही है, एट्रियो नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है ना, ये अपोजिट काम करता है, अपोजिट है किसका, RAAS का। किसका है, RAAS का। ठीक है ना, RAAS क्या है, जो अभी हमने लास्ट पढ़ा, लास्ट स्लाइड के अंदर, कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है ना, तो RAAS मैकेनिज्म किसकी है, आपकी जो भी लास्ट लेक्चर में अपने JGA के द्वारा जो कंट्रोल पढ़ा ना, वो आपका RAAS सिस्टम ही है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं कि उसका अपोजिट काम करता है। तो अपोजिट काम करता है तो कैसे, कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है, अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, बॉडी फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो गया है, आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन में कौन एक्टिवेट हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका ANF एक्टिवेट हो जाएगा।
और ये ANF जो है वो सीक्रेट होगा कहां से, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ANF का जो सीक्रेशन होता है वो कहां से होता है, फ्रॉम वॉल ऑफ एट्रिया, आलिंद की भित्तियों से इसका स्त्राव होता है। कहां, किससे होता है, आलिंद की भित्तियों से। तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर जो है आपका वो जैसे ही बढ़ा, इंक्रीज हुआ, आपका जो ANF है वो एक्टिवेट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि ANF जो है वो सीक्रेट हो गया। ये ANF क्या करेगा, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से जो रेनिन का सिक्रेशन है, इस रेनिन के सिक्रेशन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, पिछला वाला जो फ्लो चार्ट था वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। कैसे, देखिए रेनिन का क्या हुआ, सिक्रेशन ब्लॉक हुआ ना। तो रेनिन का सिक्रेशन ब्लॉक होते ही क्या हुआ कि अगर रेनिन का सिक्रेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर रेनिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो इस कंडीशन में एंजियोटेंसिन हो जाना, एंजियोटेंसिन में नहीं बदलेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट अगर नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा तो ना तो हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी होगी, ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटी होगी, और ना ही एड्रिनल कॉर्टेक्स या एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका फर्दर अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आई ना। तो देखिए कि हम बात कर रहे थे JGA के द्वारा जो रेनिन का सिक्रेशन है वो अगर नहीं होता है, तो रेनिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो यहां पर हो जाएगा वेसोडाइलेशन, यानी जो सॉरी ये जो वेसोडाइलेशन होगा, तो वेसोडाइलेशन से क्या होगा, वेसोडाइलेशन से आपकी जो रुधिर वाहिनियां हैं वो विस्फारित हो जाएंगी। रुधिर वाहिनी जो है वो क्या हो जाएंगी, विस्फारित। विस्फारित का मतलब क्या होता है, शिथिलित। शिथिलित का मतलब होता है कि ब्रॉड हो जाएगी, और अगर ब्रॉड हो जाती है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, सिंपल सा डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ANF सीक्रेट होगा। ANF जो है वो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस को रेनिन के सिक्रेशन से क्या कर देगा, रोकेगा, और रेनिन के सिक्रेशन को अगर रोकेगा तो एल्डोस्टेरोन को भी रोकेगा, एल्डोस्टेरोन को रोकेगा, वेसोकंस्ट्रक्शन को भी रोकेगा, सारी प्रोसेस रुक जाएगी। क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा, रुधिर वाहिनियां जो है वो विस्फारित हो जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से किडनी के सारे फंक्शंस को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है या बैलेंस किया जाता है। ये मैंने आपको तीनों बता दिए डिटेल से। फर्स्ट आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या रोल है वो बता दिया। सेकंड आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो RAAS सिस्टम जो है वो मैंने आपको बता दिया। और थर्ड जो एट्रिनेटिल फैक्टर जो है आपका, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, थैंक यू।